नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत और कनाडा के बीच विवाद की चर्चा हर जगह होने लगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान भी भारत कनाडा विवाद पर मुद्दा उठ सकता है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर चीन को लेकर भी बातचीत की और बताया कि उससे निपटाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर लगा दिया था। इसके बाद से ही भारत कनाडा विवाद की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ के शीर्ष राजनयिकों को जाने के लिए कह दिया। वहीं हिंद महासागर में तो चीन हमेशा से ही पैठ बनाने की कोशिश करता रहा है। इससे भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे वो बदौलता बाजार और भाटापारा में होने वाले कांग्रेस के कृषक सह सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान खड़गे कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये 21 दिन में दूसरा दौरा है अध्यक्ष का। बता दें कि भाटापारा के गांव सुमा में होने वाले इस कार्यक्रम में खड़गे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 266 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के साथ ही हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह प्रत्याशियों के नाम के साथ ही चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावा के अलावा तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, सूची भी जारी की जा सकती है। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर भाजपा लगातार रणनीतियां बना रही है, अहम मंथन कर रही है। इसी बीच अब गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद अहम। बता दें कि इस दौरान अहम बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे और अमित शाह के साथ सूची पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ ही सूची भी जारी की जा सकती है। बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक होगी और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी कार्यालय में ये अहम बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ ही और भी कई बड़े चेहरे बैठक में नजर आएंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। इसी बीच अब गृह मंत्री भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आ जाएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे होने पर जताई थी आपत्ति। परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का लगाया था आरोप। एएसआई सर्वे मामले में जिला कोर्ट सुनाएगा फैसला। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का आरोप लगाया गया है मुस्लिम पक्ष की ओर से। एएसआई सर्वे मामले में जिला कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसी के साथ ही ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला, जिस पर आज जिला कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज फैसला आ सकता है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे होने पर आपत्ति जताई थी। इसी के साथ ही परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का भी आरोप लगाया था। लंबे समय से ये सुनवाई चल रही है और आज इस पर फैसला भी आ सकता है। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला, जिस पर जिला कोर्ट की ओर से आज सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने आरोप भी लगाया था मलबा हटाने का, जिसको लेकर आज सुनवाई की जाएगी। परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का आरोप लगाया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से। इस मामले पर आज फैसला आ सकता है। लंबे समय से सुनवाई चल रही है, लेकिन आज इस मामले पर जिला कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करने वाला है और इस मामले पर फैसला आ सकता है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज फैसला आ सकता है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे को लेकर आपत्ति जताई थी। परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी और फैसला भी आ सकता है।
वाराणसी परिसर में एएसआई का सर्वे मामला, जिसमें मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज फैसला आ सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लंबे समय से सुनवाई चल रही है, आज एक बार फिर से सुनवाई होगी, क्या लगता है आज फैसला आ सकता है? बिल्कुल, यहाँ बता दें आपको कि ज्ञानवापी सिंधिया गौरी के मामले को लेकर काफी लंबे समय से जिला कोर्ट वाराणसी में सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर के कल भी सुनवाई हुई थी। कल के सुनवाई में 2 मुद्दों पर बात हुई थी। पहला मुद्दा यह था कि जो एएसआई सर्वे को आगे बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, और दूसरा मुद्दा यह था कि व्यास जी के तहखाने को जिला हिंदू पक्ष का यह मानना था कि हिंदू पक्ष के द्वारा चर्चा दी गई सुनवाई में कि व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी वाराणसी के यहाँ सुपुर्द कर दिया जाए, और जिसको दोनों अलग अलग मामले को लेकर के दो अलग कोर्ट में फैसला डेट दिया है, जिसको लेकर आज डेट भी मिला है। इस डेट में एएसआई सर्वे करवाने को फैसला आ जाने का उम्मीद है। जी, इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? इससे पहले यहाँ बता दें कि कल सुनवाई जो हुई थी मुस्लिम पक्षकारों का एएसआई सर्वे के तथ्य को गलत ठहराया जा रहा था, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा जिला कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर दी गई है। और वहीं हिंदू पक्षकारों के द्वारा भी यह मांगा गया है कि जो भी साक्ष्य मिले हैं एएसआई सर्वे के द्वारा उसको जिलाधिकारी के पास सुपुर्द किया जाए, ताकि वह सुरक्षित साक्ष्य रह सके, ताकि आगे सुनवाई में न्याय पूरी तरीके से न्याय मिल सके। दोनों मुद्दों को लेकर के दोनों पक्षों की बातों को सुनकर के जिला कोर्ट वाराणसी के द्वारा आज सुरक्षित फैसला रखा गया है, और आज फैसला आने की पूरा उम्मीद है। क्या लगता है आज क्या फैसला आ सकता है? आप यह बता दें कि एएसआई सर्वे को लेकर के आज फैसला आने की पूरी उम्मीद है। दोपहर 3 बजे तक लगभग जिला कोर्ट में फैसला आएगा। अभी देखना होगा कि जिला एएसआई सर्वे को लेकर जिला कोर्ट के द्वारा आगे क्या निर्णय आता है। धर्मेंद्र, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर को लेकर कई याचिकाएं अभी तक दाखिल हो चुकी है, इस याचिका के बारे में आप दर्शकों को एक बार पूरी डिटेल में बताएंगे? अब निहाल बात है वो एएसआई सर्वे को लेकर के तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिला कोर्ट में। यहाँ पे मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा हिंदू पक्षकारों को भी दिया गया है। 5 महिला वादिनियों का भी सिंधिया गौरी को लेकर के सुनवाई काफी लंबे अरसे से जो है दाखिल की गई है। इसके अलावा इसको लेकर के जिला कोर्ट की सुनवाई एएसआई को जो जारी किए जाने का फैसला जब आया, तो यहाँ के मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी गया। मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसको निचले अदालत में जाकर सुनवाई करनी चाहिए, जिसको लेकर हाई कोर्ट में अपील की गई है, और जिसको लेकर अभी तक जो है सुनवाई हाई कोर्ट में भी चल रही है। और कल अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अपना याचिका को खारिज किया है मुस्लिम पक्षकारों को, और उसी पक्ष का लक्ष्य में आज फिर जिला कोर्ट में सुनवाई लगातार लंबे अरसे से चल रही है, और जिसको एएसआई सर्वे को कराया जाए या ना कराया जाए इन पे आपत्ति भी दाखिल है, जिसको लेकर के आज जिला कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, और आज कहीं 3 बजे तक फैसला। जी धर्मेंद्र, मुस्लिम पक्ष की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया गया कि परिसर में खुदाई की जा रही है, मलबा हटाया जा रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई इस पर? हिंदू पक्षकारों को के द्वारा यह कहा जा रहा है कहीं न कहीं साक्ष्य जो मिल रहा है उस साक्ष्य को मिट न जाए। कहीं कहीं वो उनको आशंका है कि साक्ष्य मिट सकते हैं, तो न्याय उचित नहीं मिलेगा, जिसको लेकर के जिला कोर्ट में इनके द्वारा ये गुहार लगाई गई है कि जो भी साक्ष्य अब तक मिले उन साक्ष्यों को जिलाधिकारी वाराणसी के पास सुपुर्द किया जाए, उनके पास साक्ष्य रखा जाए, जिससे आगे चल करके उचित न्याय मिल सके। जी, क्योंकि फैसला आ सकता है आज, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है वहाँ पर? बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर के एएसआई सर्वे का रिपोर्ट आता है। ज्ञानवापी परिसर के अलावा जो जिला कोर्ट वाराणसी कचहरी है उसमें भी जो है तमाम जो है सिक्योरिटी बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा के तमाम जो है पाबंद व्यवस्था किए गए हैं, और 3 बजे तक ये सुनवाई के दौरान 3 बजे तक फैसला भी आ सकता है। उसके मद्देनजर शहर में भी काफी अलर्ट घोषित किएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए कहा है कि बिजली उत्पादन में हम 38,000 मेगावाट की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हमने बनाई हैं। 39 सोलर पार्कों का काम चल रहा है। इंदौर में और भोपाल में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो गया है। इसी के साथ ही साल में 19 नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं। बिजली उत्पादित कर चुके 38,000 मेगावाट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहाँ 1900, कहाँ 19,000 और 38,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हमने बनाई। सोलर पार्क
फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकार उस पर काम चल रहा है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल इनका संचालन शुरू हो रहा है। हेल्थ वेलनेस सेंटर उनके साथ साथ निःशुल्क जो जांच सुविधाएं, 3 साल में 19 नए मेडिकल कॉलेज, कोई सोच नहीं सकता था, हमने सोचा और कर दिया। रीवा सीधी टनल अपने आप में आश्चर्य है। 27,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, 50,000 करोड़ की बीना रिफाइनरी, उसका भूमि पूजन हो गया। कैनॉन बेतवा शुरू होने वाली है। नए एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां, नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, नए एमएसएमई क्लस्टर, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। मैं कहता हूं कि अगर आप सोच। और एक और बड़ी खबर, लखनऊ में अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर आज दूसरा दिन। अखिलेश यादव आज भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव ने कल एमपी की जनसभा में ऐलान किया था, महिलाओं को 20% टिकट देने का ऐलान किया था। अखिलेश यादव ने महिलाओं को 20% टिकट देने का बड़ा ऐलान किया गया है सपा की ओर से। अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश के दौरे का आज दूसरा दिन है। अखिलेश यादव आज तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अखिलेश की ओर से बड़ा ऐलान किया गया था, महिलाओं के 20% टिकट देने का ऐलान किया गया था और आज दूसरा दिन है। इसी के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। कुछ महीनों पहले ही अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर काफी विवाद शुरू हुआ था। सीबीआई अब इस मामले में जांच करेगी। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने घर के डेकोरेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने इस संबंध में दिल्ली सरकार से सीएम आवास के रेनोवेशन से जुड़ी सारी फाइलें भी मांगी हैं। पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं। उससे पहले ही राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन पूजन कर सकते हैं। इन खबरों को उस समय बल मिला जब राहुल गांधी के सलाहकार और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन ने आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि तारीख तय करने के बाद राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। और भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 94वां जन्मदिन है। 6 फरवरी साल 2022 को वो कोरोना की चपेट में आई थी और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। 28 सितंबर 1929 को एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार में जन्मी लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। भारत रत्न से सम्मानित लता दीदी ने साल 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें पहचान मिली फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से। इसके साथ ही लता मंगेशकर ने दुनिया भर की 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। और झांसी में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में ट्रक सवार 2 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग को बुझाने का प्रयास किया गया। आग को बुझाने के बाद गैस कटर से ट्रक को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। साथ ही घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी भिड़ंत हुई है जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई जिंदा जलकर। झांसी का ये मामला है। ट्रक में आग लग गई जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। एक घायल भी है जिसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई जिसके बाद 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गजेंद्र है। गजेंद्र, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, कितने बजे की घटना है ये? जी मैं आपको बता दूं, 1 से 2 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां झांसी से कानपुर की ओर जहां एक गिट्टी से भरा ट्रक जब चिरगांव बाईपास से पहुंचा तभी ट्रक चालक को नींद आ गई। जब तक वह अपना संतुलन बनाता तब तक विपरीत दिशा में जा पहुंचा। वहीं सामने से आ रहा
ट्रक बालू से भरा ट्रक से जा टकराया, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई और वही मौके पर ट्रकों में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई जी। और एक घायल को मेडिकल कॉलेज झांसी पहुंचाया गया तथा जी। मौके पर पहुंची चिड़गांव पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे का कारण क्या बताया जा रहा है गजेंद्र? तेज रफ्तार या फिर नशा, क्या कुछ है? वहाँ पर काका ढाबा है, वहाँ पर बताया जाए कि ट्रक चालक को नींद वो है अपना संतुलन खो गया था और जब तक वो है अपने ट्रक को कंट्रोल करता, जब तक सामने से आए ट्रक से जा टकराया। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और नवादा में एक और दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सभी लोग मंडी में काम करने के लिए नवादा जा रहे थे। इसी दौरान एक पिकअप वाहन का चालक उनसे मंडी जाने के लिए रास्ता पूछ रहा था, तभी ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। सभी मजदूर केवट नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। नवादा से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप। बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया। परिजनों की हालत देख सकते हैं आप। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रास्ता पूछते वक्त यह हादसा हुआ, जिसके बाद एक बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उसका इलाज जारी है। बिहार के नवादा में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन पहुंचा है, वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं तमाम अधिकारी, लेकिन परिजनों की हालत बेहद खराब। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक शख्स की हालत बेहद गंभीर है। ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को बेरहमी से रौंद दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव राय जुड़ चुके हैं। संजीव, इस वक्त क्या कुछ हालात हैं वहां के? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। एलिस वक्त की ये घटना है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये चारों ही मजदूर थे और सब्जी लाने के लिए निकले थे, जिसमें लगभग 4 बजे की घटना बताई जा रही है। और ये जो है तेज रफ्तार ट्रक जो है काफी तेज गति से आ रही थी और चारों लोग जो है उसके शिकार हुए, जिसमें 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो है छानबीन पुलिस कर रही है और कुछ वो जो इलाका था वो हाईवे इलाका है और जिस तरह से तेज रफ्तार से ट्रक आ रही थी, तो तीनों की मौत के बाद कहीं ना कहीं पूरे उनके जो परिवार वाले हैं उनके घर में शोक की लहर है और कई घंटे सड़क को जाम किया गया, सड़क को बाधित किया गया है और प्रशासन से मांग है कि इसकी पूरी जांच की जाए और जो भी इसमें जो ट्रक ड्राइवर है उसको पकड़ा जाए। तो फिलहाल देखिए, ये सड़क दुर्घटना का मामला है, लेकिन बेहद ही दुखद ये घटना है और इस पूरे मामले की छानबीन अब प्रशासन कर रही है। प्रशासन की ओर से कौन से बड़े बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे संजीव? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो स्थानीय जो थाना है वो बुंदेलखंड थाना वो वहां मौजूद है। उसके अलावे जो वहां पर अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर मौजूद है और पूरी छानबीन कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय अगर लोगों की बात करें तो जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने कहा है कि उन लोग जब बाद में पता लगा तो वो लोग सामने आए और उसके बाद जब घटना पर स्थल पर पहुंचे तो तीनों की मौत हो चुकी थी, लेकिन एक जो चोट आई थी उसको तुरंत ही सदर अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में सड़क दुर्घटना के इस पूरे मामले में जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा रही है। कौन क्या है, कहां से है, इसकी भी पहचान हो गई है। तीनों बताए जा रहे हैं कि नवादा के ही निवासी हैं और ऐसे में अब जो मुआवजा का प्रावधान होता है प्रशासन की तरफ से वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरह से जो रोड जाम हुआ उसमें यातायात भी बाधित हुई है और अब शिनाख्त की जा रही है कि कौन सा ट्रक था, कहां से आ रहा था और इसकी भी जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। ट्रक ड्राइवर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या वो फरार हो गया या फिर पकड़ा गया?
देखिए, इतनी अहले सुबह जो है, मैंने आपको कहा कि इतनी अहले सुबह जो है तेज रफ्तार ट्रक थी, तो ट्रक ड्राइवर फरार हो गया और फरार होने के बाद जो है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा कहीं ना कहीं पुलिस इसकी छानबीन कर रही है कि कहां से ट्रक आया था, कहां जा रहा था। तो ये एक कह सकते हैं कि जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन जो है जाम को हटा चुकी है और उनके जो मृतक हैं उनके परिवार को भी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो कुछ भी मुआवजे का प्रावधान है वो दिया जाएगा। और ऐसे में एक दुखद घटना ये कह सकते हैं कि एक परिवार के 3 लोग ने अपनी जिंदगी को खो दिया है। जी, एक व्यक्ति बेहद घायल बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या स्थिति है अब उसकी? उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब जब तक खबर थी वो नवादा में इलाजरत थे और उनको पटना रेफर किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव ज्यादा जानकारी के लिए। और बीते सोमवार को ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ की ओर से महासम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन देखते ही देखते एक जनसभा दंगे में तब्दील हो गई। दंगा भड़काने वालों ने पुलिस को 100 गाड़ियों को तोड़ डाला। हिंसा को अब चुनावी एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें चुनावों से पहले बीएसपी और सपा पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 राजनीतिक दल सपा और बीएसपी के शासन और हिंसा के इतिहास को भला कौन नहीं जानता। चाहे मायावती के कार्यकाल में दंगे और झड़पों की 400 से ज्यादा घटनाएं हों या मुलायम काल के दौरान साल 1990 में कार सेवकों पर चलाई गई गोलियां, अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पास आए तो यहां पर भी वही हिंसा स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर ली। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आम जन की जान और माल से खिलवाड़ का पूरा खेल आपको ग्वालियर गुर्जर महाकुंभ से समझ आ जाएगा। बीते सोमवार को ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर आयोजित गुर्जर महाकुंभ में जो दंगा भड़का वह आपको चौंका देगा। गुर्जरों की आड़ में मचे उत्पात के दौरान सरकारी संपत्तियों को हुआ नुकसान आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर कैसे एक आम जनसभा देखते ही देखते हिंसा की आग में तब्दील हो गई। कैसे शांति से धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस की गाड़ियां आग के हवाले कर दी। पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर इस पूरे मामले का खुलासा करती है। दरअसल गुर्जर समाज की तरफ से शहर के फूलबाग में एक शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर और सरधना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान पर भड़काऊ भाषण देकर दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक गुर्जर महाकुंभ में आई भीड़ ने देखते ही देखते 200 से ज्यादा गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, इस पथराव में 12 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। हालांकि एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और 9 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुर्जर महाकुंभ में हुई इस हिंसा को अब राजनीतिक एंगल से भी देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में बसपा और सपा नेताओं का पहुंचना और दंगा भड़काना ये इशारा करता है कि कहीं ओबीसी वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए ये साजिश रची गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।